So hello everyone, I am back today and today I will explain the part 3 of the chapter number 5 Fundamental Unit of Life class 9. So let's start it. Cell wall. Plant cells in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. The plant cell wall was mainly composed of cellulose. Cellulose is a complex substance and provides structural strength to plants. प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एडिशन में यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और रिजिड आउटर कवरिंग है जिसको बोलते हैं सेल वॉल एंड द सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर रहती है और जो प्लांट सेल है वो सेल्यूलोज से बना रहता है। सेल्यूलोज एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट से। मतलब जैसे कि ये सेल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके बाद एक और कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। When a living part of plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of contents in the wall of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. We can observe this phenomena by performing the following activity. जब लिविंग प्लांट सेल में वाटर लॉस होता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू तो क्या होता है, श्रिंकेज हो जाता है, पानी लूज हो जाता है तो श्रिंक हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। और जो सेल वॉल के पास में जो भी कंटेंट्स जो भी सेल अदर मटेरियल्स है वो उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं, अवे हो जाते हैं और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। We can observe this phenomena by performing the following activity. एक्टिविटी बताइए, यहाँ पे आप पढ़ लेना, इसको आ जाएगा आसानी से समझ, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है वो। आगे बढ़ते हैं हम। What do we infer from this activity? It appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. Cell wall permeate the cells of plants, fungi, and bacteria to withstand very dilute hypertonic external media without bursting. In such media, the cells tend to take up water by osmosis. The cell swells, building up pressure against the cell wall. The wall exerts an equal pressure against the swollen cell. Because of their walls, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cell. हमें इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है? इट अपियर्स कि जो सिर्फ लिविंग सेल्स है, ना कि कोई डेड सेल्स, जो लिविंग सेल है उसमें ही ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, ना कि डेड सेल्स में। इस एक्टिविटी का यही है कंक्लूज़न। जो सेल वॉल्स रहती है वो क्या करती है, अलाउ करती है प्लांट्स को, फंजाई को और बैक्टीरिया को, ताकि वो क्या करे, विथ स्टैंड खड़े रहे वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। सेल वॉल जैसे कि प्लांट के जो सेल है, जैसे कि सेल वॉल है, ये क्या करती है, प्लांट के सेल को अलाउ करती है, फंजाई को अलाउ करती है, बैक्टीरिया को अलाउ करती है, ताकि क्या हो, यह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है, हाइपोटोनिक जो होता है ना, अभी हमने इसके पहले पढ़ा था, इसके लिए विथ स्टैंडर्ड खड़े रहे ना, और इससे क्या होगा, ये बर्स्ट नहीं होगा तो सेल बचा देगा। इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। इन मीडिया में क्या होता है, जो सेल रहता है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर लेता है, जो सेल है वो स्वेल्स हो जाता है और क्या करता है, फूल जाता है और वो प्रेशर करता है सेल वॉल के अगेंस्ट। मतलब वहाँ सेल वॉल के जो आसपास है वो अपना प्रेशर लगा देता है और जो वॉल है उसके पास भी इक्वल प्रेशर रहता है उनके अगेंस्ट। जैसे कि ये सेल है, ये प्लाज्मा, ये सेल वॉल है, यहाँ पे जो मटेरियल्स है वो यहाँ प्रेशर लगा रहे हो और वॉल है वो भी लगा रहा है अपना प्रेशर। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स such cells can withstand much greater change in the surrounding medium than animal cell. एनिमल सेल में तो
सेल वॉल नहीं होता है, पर प्लांट सेल में सेल वॉल होने के कारण जो सेल्स है वो ज़्यादा चेंजेस के सामने खड़े रह सकते हैं बहुत देर तक। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियस। Remember the temporary amount of onion peel we prepared? We had put iodine solution on the peel. Why? What will we see if we tried observing the peel without putting the iodine solution? Try it and see what the difference is further. When we put iodine solution on the peel, did each cell get evenly colored? हमने एक्टिविटी 1 में टेम्पररी अमाउंट ऑफ पील बनाना सीखा था, उसमें एक्टिविटी करी थी, बताया था मैंने, एक्सप्लेन करा था। आप अगर किसी ने ये वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पार्ट 1 पे जाके देखिए। वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन, हमने क्या करा है, आयोडीन सॉल्यूशन लगाया है पील पर, लीफ पर। क्यों? अगर हम इस पर नहीं लगाते आयोडीन सॉल्यूशन तो क्या होता? देखो और डिफरेंस देखो। जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन लगाया तो सारे लीफ पे क्या अच्छे से इवनली कलर्ड हुआ था, सेम कलर हुआ था। केमिकल कंपोजिशन, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल get colored differentially. Some regions appear darker than other regions. Apart from iodine solution, we could also use saffron solution or methylene blue solution to stain the cells. We observed cells from an onion. Let us now observe cells from our own body. केमिकल कंपोजिशन के कारण जो अलग अलग सेल्स के रीजन्स हैं वहाँ पे अलग अलग कलर हुआ है। कुछ रीजन जैसे डार्क हैं, कुछ रीजन्स डार्क नहीं है। ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि केमिकल कंपोजिशन होता है। आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा हम सैफरन सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। वी हैड ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम ऑनियन, हमने ऑनियन से सेल देखा था। अब हम देखते किस हमारी खुद की बॉडी से। यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे और डिटेल में बताया कि व्हाट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग। Nucleus has a double layer covering called nuclear membrane. The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to outside. That is cytoplasm, which we talk about in section 5.2.4. जो न्यूक्लियस है उसके पास एक डबल लेयरिंग कवरिंग है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके पास क्या है, पोर्स है, छेद है, जिससे क्या होता है मटेरियल्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर से और बाहर से, न्यूक्लियस से अंदर से बाहर। जैसे कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसकी एक मेम्ब्रेन रहती है डबल सेल, ये सेल वॉल है। तो यहाँ पे छोटे छोटे होल्स रहते हैं जिससे क्या होता है, ट्रांसफ़र हो सकते हैं मटेरियल्स। ओके, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रोड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड। जो न्यूक्लियस है उसके पास क्या रहता है, ये जो न्यूक्लियस है इसके पास क्रोमोसोम्स रहता है, ऐसा रोड शेप्ड रहता है, ये रोड शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है। ओनली जब वो डिवाइड होता है तब वो वैसा दिखता है। जो क्रोमोसोम्स रहते हैं, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमोसोम्स हैं और जो क्रोमोसोम्स है उसके पास काय की इंफॉर्मेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो पेरेंट से चाइल्ड पे जनरेशन जो बनती है वो क्या होगा, कैसे होगा, ये सब स्टोर होता है डीएनए के फॉर्म में। जैसे कि क्रोमोसोम्स में इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन जो रहती है वो डीएनए के पास कलेक्ट रहती है। डीएनए थोड़ा ऐसा दिखता है, आप गूगल पे सर्च करना, आराम से आपको विजिबल दिख जाएगा अच्छे से। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स।
क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। जो क्रोमोसोम्स है वो डीएनए से बने हैं और प्रोटीन से। और जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है उसके पास इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत नेसेसरी रहती है कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स, फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है उसके पास इंफॉर्मेशन है जो कि नेसेसरी है कंस्ट्रक्शन के लिए और सेल को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। अब डीएनए में भी जीन्स रहता है। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, जो सेल जो डिवाइड नहीं होता है, जो डीएनए रहता है वो प्रेजेंट रहता है क्रोमेटिन मटेरियल के पार्ट में। क्रोमेटिन मटेरियल इज़ विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्रोमेटिन मटेरियल में बहुत सारे ऐसे थ्रेड्स रहते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। Whenever the cell is about to divide, the chromatin materials get organized into chromosomes. जब सेल जो रहता है, जैसे कि ये सेल है और ये जब डिवाइड होता है तो जो क्रोमेटिन्स हैं वो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। यहाँ क्रोमेटिन्स रहते हैं और ये बन जाते हैं क्रोमोसोम्स। होप यू अंडरस्टैंड इट। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। फिर हमने पढ़ा क्रोमोसोम्स में फिर हमने डीएनए पढ़ा, डीएनए में हमने जीन्स पढ़ा, फिर हमने क्रोमेटिन्स पढ़ा। अब आगे, न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। जो न्यूक्लियस है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में। जिससे क्या होता है, जो सिंगल सेल है, ये एक सेल है, वो 2 डिवाइड हो जाता है और नए सेल्स बना लेता है। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप and what form it will be exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल पार्ट प्ले करता है किसमें, इन्वायरमेंट के साथ। यह ये बताता है कि जो सेल जो डेवलप होगा उसमें क्या मैच्योरिटी है, क्या फीचर्स है, सब बताएगा। कैसे बताएगा, केमिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined. जैसे कि बैक्टीरिया में क्या होता है, जो न्यूक्लियर रीजन है वो बहुत बुरा रहता है, बिल्कुल रहता ही नहीं, ऐसा ही समझ लो। क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती, इसलिए न्यूक्लियर रीजन बिल्कुल नहीं होता है, बहुत अनडिफाइंड होता है, बिल्कुल ऐसा अच्छे से डिफाइन नहीं रहता है। Such as undefined nuclear region containing only nucleic acid is called a nucleoid. ऐसे अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन में क्या रहता है, न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। सच ऑर्गेनिजम्स हु सेल्स लाइक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल लैक होता है, मतलब होता नहीं है, सेल्स में क्या नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रो इक्वल्स टू प्रिमिटिव और प्राइमरी, और कैरियोट मीन्स कैरी ऑन यानी न्यूक्लियस। ऑर्गेनिजम्स विद सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल है और सेल में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसको हम बोलेंगे यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, सी फिगर 5.4, also like most of the other cytoplasma organelles। दूसरे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी नहीं रहते हैं इसमें। फिगर ये प्रोकैरियोटिक आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे फिगर है प्रोकैरियोटिक सेल का। Many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized parts of the cytoplasm। बहुत से जो फंक्शंस हैं इन ऑर्गेनेल्स के, वो भी साइटोप्लाज्म, जो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इन ऑर्गेनेल्स के, वो किसके द्वारा परफॉर्म होते हैं, साइटोप्लाज्म के पार्ट्स के, जो कि बहुत पुअरली ऑर्गेनाइज रहते हैं। The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vessels
bag-like structures but not with plastids as in eukaryotic cells. क्लोरोफिल रहता है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक, उसके पास मेम्ब्रेनस वेसाइल्स रहती हैं। मेम्ब्रेनस वेसाइल्स यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है, बैग भरा हुआ, बट प्लास्टिड्स जैसा नहीं होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में रहता है। यानी कि इसमें बताना चाह रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें प्लास्टिड्स नहीं रहता है और क्लोरोफिल रहता है एक मेम्ब्रेनस वेसाइल्स में, बैग लाइक स्ट्रक्चर में। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साइटोप्लाज्म। When we look at the temporary mounds of onion peel as well as human cheek cells, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. जब हम टेम्पररी माउंट देखेंगे ऑनियन पील का या फिर ह्यूमन चीक सेल्स का, वी कैन सी अ लार्ज रीजन, हम क्या देखेंगे, एक बड़ा सा रीजन देखेंगे हर एक सेल का जो कि सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ठीक है, दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो बड़ा सारा रीजन जो हमें दिखता है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म है वो एक फ्लूइड कंटेंट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड है। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स, और इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, और जो साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेनेल्स हैं उनका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है। Cell organelles are enclosed by membranes. In prokaryotes, beside the absence of defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. Cell organelles जो है वो membrane से enclosed बना हुआ है, और इन prokaryotes न्यूक्लियर रीजन के एब्सेंस रहता है। उसके अलावा जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर अल्सो एब्सेंट। एक तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर रीजन भी नहीं अच्छा है, और दूसरी बात ये है कि उसमें जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन बाउंड भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स। यूकैरियोटिक में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स भी है, ऑर्गेनल्स जो कि मेम्ब्रेन से enclosed है। The significance of membranes can be illustrated with the example of viruses. और जो मेम्ब्रेन की इम्पोर्टेंस है हम किससे समझ सकते हैं, वायरस का एग्जाम्पल लेके। वायरस lack any membranes and hence do not show characteristic of life until they enter of a living body and use its cell machinery to multiply. वायरसेस में मेम्ब्रेन्स नहीं रहती है और वो क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लाइफ के शो नहीं करते हैं अनटिल दे एंटर लिविंग बॉडी। जब वो लिविंग बॉडी के अंदर आते हैं तभी उनके कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देते हैं और हमारी जो सेल की मशीनरी है वो यूज़ करते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल हमें बताया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकॉन and please like it. The next part we will make very soon. So for now, bye bye. Hope you will like this video.